नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी मायके में पराई। कार की खिड़की के पीछे छुटते पेड़ों को देखते हुए सुरभि के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थमी हुई थी जिससे दुनिया की कोई भी चिंता मिटा नहीं सकती थी। शादी के पूरे 4 महीने बाद वो अपने मायके जा रही थी। बगल में ड्राइविंग सीट पर बैठे उसके पति प्रणव बार बार उसे तिरछी नजरों से देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। मैडम, थोड़ा धीरे मुस्कुराइए वरना गाल दुखने लगेंगे, प्रणव ने छेड़ते हुए कहा। वैसे एक बात बताओ, अब तुम वो सुरभि नहीं रही जो 4 महीने पहले इस घर से विदा हुई थी। देखना, तुम्हें अपना ही घर बदला बदला सा लगेगा। सुरभि ने हंसते हुए जवाब दिया। प्रणव, आप कुछ भी कह लीजिए, वो मेरा घर है, मेरा मायका। वहां की हर ईंट मुझे पहचानती है। वहां कुछ नहीं बदल सकता। माँ के हाथ की अदरक वाली चाय और पापा का वो पुराना रेडियो सब वैसा ही होगा। मैं वहां आज भी वही जिद्दी सुरभि हूँ। प्रणव ने गियर बदलते हुए कहा। देखते हैं, सुना है शादी के बाद लड़कियों के लिए मायका एक हॉलिडे डेस्टिनेशन बन जाता है जहां वो रिलैक्स करने जाती हैं। लेकिन घर वाला अधिकार धीरे धीरे कम हो जाता है। सुरभि ने इस बात को हवा में उड़ा दिया। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही वो घर पहुंचेगी अपना बैग सोफे पर फेंकेगी और माँ की गोद में सिर रखकर लेट जाएगी। उसे कोई काम ही नहीं करना होगा, बस हुक्म चलाना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो शादी से पहले करती थी। गाड़ी सुरभि के बचपन के घर के लोहे वाले गेट पर रुकी। गेट की आवाज सुनते ही सुरभि का दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर का नजारा वही था, लेकिन कुछ अलग भी था। बरामदे में लगी तुलसी थोड़ी सूख गई थी और पापा की आराम कुर्सी पर एक नई गद्दी बिछी थी। सुरभि गाड़ी से उतरी और दौड़कर अंदर भागी। माँ, पापा। सामने उसकी माँ बबीता जी और पापा हरेंद्र बाबू खड़े थे। बबीता जी ने आरती की थाली सजा रखी थी। सुरभि को ये थोड़ा औपचारिक लगा। पहले जब वो कॉलेज या ट्रिप से आती थी तो माँ सीधे गले लगाती थी, आरती नहीं उतारती थी। पर शायद नई नई शादी का शगुन था। आरती के पास सुरभि ने माँ को कसकर गले लगा लिया। उस गंध को, हल्दी और पुराने इत्र की मिली जुली गंध को उसने अपनी सांसों में भर लिया। कैसी है मेरी गुड़िया? बबीता जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बहुत अच्छी हूँ माँ, आपकी बहुत याद आती थी। सुरभि की आंखें भर आई। अंदर ड्राइंग रूम में बैठते ही सुरभि ने अपनी आदत के अनुसार जोर से आवाज लगाई। भाभी, एक गिलास ठंडा पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। उसकी भाभी कृतिका जो रसोई में थी तुरंत पानी लेकर आई, लेकिन पानी स्टील के गिलास में नहीं था बल्कि ट्रे में सजे कांच के गिलास में था। साथ में बिस्किट भी थे। सुरभि ने पानी पिया और हंसते हुए कहा, अरे भाभी, ये कांच का गिलास क्यों? मैं कोई मेहमान हूँ क्या? वो मेरा स्टील वाला लोटा कहाँ गया? कृतिका ने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी, आप अब मेहमान ही तो हैं। और वैसे भी वो स्टील वाला लोटा तो आप स्टोर रूम में रख दिया है। आपकी शादी के बाद रसोई की सफाई की थी ना, तो पुराने बर्तन हटा दिए। सुरभि को हल्का सा धक्का लगा। उसका लोटा पुराना बर्तन हो गया। थोड़ी देर बाद सुरभि अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैं जरा फ्रेश हो लूं, फिर गप्पे मारेंगे। जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, वो ठिठक गई। वो कमरा, जिसकी दीवार पर कभी उसके बनाए चित्र टंगे रहते थे, अब पूरी तरह से बदल चुका था। दीवारें नई पुत चुकी थी। उसका स्टडी टेबल वहां से गायब था और उसकी जगह पर एक सिलाई मशीन रखी थी। बेड पर नई चादर थी और अलमारी में, जहां उसके कपड़े भरे रहते थे, अब सर्दियों की रजाई और कंबल रखे थे। सुरभि का कमरा अब उसका कमरा नहीं, बल्कि एक गेस्ट रूम जैसा लग रहा था। उसे प्रणव की बात याद आ गई। देखना, तुम्हें अपना ही घर बदला बदला सा लगेगा। उसने अपना बैग एक कोने में रखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना सामान कहाँ निकाले। अलमारी तो भरी हुई थी। उसे पहली बार अपने ही घर में संकोच महसूस हुआ। दोपहर के खाने पर बबीता जी ने सुरभि की पसंद के राजमा चावल बनाए थे। सुरभि डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसे उम्मीद थी कि माँ अपने हाथों से खिलाएगी, लेकिन बबीता जी मेहमानों की तरह प्रणव की प्लेट में बार बार खाना परोस रही थी और सुरभि से पूछ रही थी, बेटा, नमक ठीक है ना? ससुराल में जैसा खाती हो वैसा बना है या नहीं? सुरभि का निवाला गले में अटक गया। माँ को कब से उसके स्वाद पर शक होने लगा था। माँ,
आपके हाथ का स्वाद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आप क्यों पूछ रही हैं? सुरभि ने कहा। बबीता जी फीका सा मुस्कुरा दी। पता नहीं बेटा, 4 महीने हो गए। अब तो तुझे वहां के मसालों की आदत हो गई होगी। खाना खाने के बाद प्रणव को थोड़ा काम था, तो वो अपने लैपटॉप पर व्यस्त हो गया। सुरभि को लगा कि यही सही वक्त है माँ के साथ अकेले बैठकर बातें करने का। वो रसोई में गई। बबीता जी बर्तन धो रही थीं। सुरभि ने देखा कि माँ की चाल थोड़ी धीमी हो गई है। वो सिंक के पास खड़ी होकर बर्तनों को बहुत धीरे धीरे मांज रही थी। माँ, लाओ मैं कर देती हूँ, सुरभि ने आगे बढ़कर कहा। अरे नहीं नहीं, बबीता जी ने लगभग हाथ झटक दिया। तू क्यों करेगी? तू तो मायके आई है, आराम कर। मेहमानों से काम थोड़े करवाते हैं। जा अपने कमरे में एसी चलाकर सो जा। मेहमान? ये शब्द आज दूसरी बार सुरभि के कानों में चुभा था। सुरभि जिद करके वहीं स्लैब पर बैठ गई। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे आपसे बात करनी है। अच्छा सुनो, शाम को गाजर का हलवा बनाऊंगी। बहुत मन कर रहा है। बबीता जी का चेहरा एक पल के लिए बुझा, फिर तुरंत चमक आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी गुड़िया को गाजर का हलवा पसंद है तो जरूर बनेगा। मैं अभी गाजर घिसने बैठ जाती हूँ। शाम को सुरभि हॉल में टीवी देख रही थी। उसे रसोई से घिसने की आवाज आ रही थी। उसे लगा माँ गाजर घिस रही है। अचानक आवाज बंद हो गई और एक हल्की सी कराह सुनाई दी। आह! सुरभि चौंक गई। वो दबे पांव रसोई की तरफ गई। दरवाजे की ओर से उसने जो देखा, उसे उसका दिल पसीज गया। बबीता जी जमीन पर बैठी थी। कद्दूकस उनके सामने रखा था। वो अपना बायां हाथ अपने दाहिने घुटने पर रखकर जोर जोर से दबा रही थी। उनके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी हुई थीं और वो बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दीवार का सहारा लिया। बड़ी कठिनाई से खड़ी हुई। एक दर्द निवारक बाम अपने घुटनों पर मला और फिर से कुर्सी पर बैठकर गाजर घिसने लगी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रुकी नहीं। सुरभि की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि उसकी शादी से पहले भी माँ को गठिया की हल्की शिकायत थी, लेकिन तब सुरभि अपने कॉलेज और दोस्तों में इतनी व्यस्त थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज आज माँ इस दर्द में भी सिर्फ इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उनकी बेटी मेहमान बनकर आई थी और उसने फरमाइश की थी। सुरभि को प्रणव की कही बात का असली मतलब अब समझ आ रहा था। मायका बदलता नहीं, बस वहां हमारा किरदार बदल जाता है। हम वहां से सिर्फ लेने वाले नहीं, बल्कि देने वाले बनने चाहिए। ये उसे आज समझ आया। सुरभि ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लाकर रसोई में दाखिल हुई। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? अभी तक घिस रही हो? सुरभि ने जानबूझकर थोड़ी कड़ाई से पूछा। बबीता जी ने हड़बड़ाकर दर्द छिपाने की कोशिश की। बस बेटा, हो गया। तू जा, अभी बनाती हूँ। सुरभि ने बबीता जी के हाथ से कद्दूकस छीन लिया। रहने दो माँ, मेरा मन बदल गया है। बबीता जी हैरान रह गईं। क्या हुआ? तुझे तो बहुत पसंद था ना? सुरभि ने माँ को पकड़कर कुर्सी से उठाया और डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठाया। फिर उसने एक गिलास पानी दिया। पसंद तो है, पर आज मैं बनाऊंगी। मैंने ससुराल में गाजर के हलवे की एक नई विधि सीखी है। मैं चाहती हूँ कि आप और पापा उसे चखें और बताएं कि मैं पास हुई या फेल। लेकिन बेटा, तू थक जाएगी। माँ, सुरभि ने थोड़ा अधिकार जताते हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूँ, कोई महारानी नहीं। और आप बूढ़ी हो रही हो। ये बात आपने मुझसे क्यों छिपाई? आपके घुटनों में इतना दर्द है, फिर भी आप लगी हुई हो। बबीता जी की आंखें भर आईं। छिपाया नहीं बेटा, बस सोचा कि तू इतने दिनों बाद आई है, तुझे अपनी बीमारी का रोना क्यों रो? तुझे इतना खुश जो देखना चाहती थी। सुरभि ने माँ के घुटनों पर हाथ रखा। माँ, मेरी खुशी आपके हाथ के हलवे में नहीं, आपके आराम में है। मैं यहाँ सिर्फ बचपन जीने नहीं आई हूँ, मैं ये देखने आई हूँ कि मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रख भी रही हो या नहीं। सुरभि ने भाभी को आवाज दी। कृतिका भाभी, प्लीज आप भी माँ के पास बैठो। आज रसोई मेरी जिम्मेदारी। उस शाम रसोई में सुरभि थी। उसने गाजर घिसी, दूध उबाला
और हलवा बनाया। पसीना उसके माथे पर था, थकान उसके पैरों में थी, लेकिन मन में एक अजीब सा सुकून था। उसे आज महसूस हो रहा था कि अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। अब वो एक ऐसी परिपक्व स्त्री बन गई है जो दो घरों की धुरी है। रात को भोजन की मेज पर जब सुरभि ने हलवा परोसा, तो हरेंद्र बाबू ने पहली चम्मच खाते ही कहा, अरे वाह, ये तो बिल्कुल बबीता के हाथ जैसा स्वाद है। पता ही नहीं चल रहा कि हमारी बिटिया ने बनाया है। प्रणव ने सुरभि की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक नया सम्मान था। वो समझ गया था कि सुरभि ने आज क्या महसूस किया है। सोने से पहले सुरभि अपने कमरे में गई। अब उसे वो कमरा पराया नहीं लग रहा था। उसे समझ आ गया था कि कमरे बदलते हैं, जगह बदलती हैं, लेकिन प्यार नहीं बदलता। बस उस प्यार को जताने का तरीका बदल जाता है। बबीता जी धीरे धीरे चलकर सुरभि के कमरे में आई। उनके हाथ में एक पुराना संदूक था। बेटा, सो गई क्या? नहीं माँ, आइए ना। बबीता जी बिस्तर के किनारे बैठ गईं। उन्होंने संदूक खोला। उसमें सुरभि की बचपन की कुछ चीजें थी। उसका पहला स्कूल प्रगति पत्र, एक टूटी हुई गुड़िया और वो स्टील का लोटा जिसके लिए सुरभि दोपहर में पूछ रही थी। ये ले। बबीता जी ने वो लोटा सुरभि के हाथ में थमा दिया। मैंने इसे स्टोर रूम से निकलवा लिया। मुझे लगा था कि तू अब बड़ी हो गई है, शहर में रहती है, तो तुझे ये सब पुराने तरीके पसंद नहीं आएंगे। मुझे लगा कि तू बदल गई होगी। सुरभि ने उस लोटे को सीने से लगा लिया। माँ, लड़कियां ससुराल जाकर तौर तरीके बदलती हैं, पर अपनी जड़ें नहीं बदलती। मैं आपके लिए हमेशा वही जिद्दी सुरभि रहूंगी। बबीता जी ने सुरभि का माथा चूमा। जानती हूँ, पर आज तुझे रसोई में काम करते देख और मेरी तकलीफ समझते देख मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी अब सचमुच बड़ी और समझदार हो गई है। तूने आज मुझे आराम देकर जो खुशी दी है, वो उस हलवे से कहीं ज्यादा मीठी थी। अगले दिन जब सुरभि वापस जाने के लिए गाड़ी में बैठी, तो उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये बिछड़ने का गम नहीं था, ये एक गहरा संतोष था। प्रणव ने गाड़ी शुरू की और पूछा, तो कैसा लगा मायका? बदला बदला सा ना? सुरभि मुस्कुराई। उसने पीछे मुड़कर देखा, जहां माँ और पापा गेट पर खड़े हाथ हिला रहे थे। घर तो वही था प्रणव, बस देखने वाली नजर बदल गई थी। पहले मैं वहां हक जताने जाती थी, इस बार मैं वहां फर्ज निभाने गई थी। और सच कहूं, ये वाला सुकून बचपन वाली जिद से कहीं ज्यादा बड़ा है। गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन सुरभि जानती थी कि अब उसे मायके जाने के लिए किसी खास मौके का इंतजार नहीं करना होगा। अब वो वहां अपनी माँ का सहारा बनने जाएगी, मेहमान बनने नहीं। दोस्तों, लड़कियां पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती। वे बस प्यार और जिम्मेदारी के एक नए रूप में ढल जाती हैं। शादी के बाद मायका बदलता नहीं है, बल्कि बेटियों की जिम्मेदारी और दृष्टिकोण बदल जाता है। मायका केवल आराम करने और अधिकार जताने की जगह नहीं है, बल्कि वहां जाकर माता पिता की बढ़ती उम्र और उनकी जरूरतों का ख्याल रखना भी बेटियों का कर्तव्य है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि शादी के बाद बेटियों को अपने मायके में मेहमान की तरह व्यवहार का सामना करना पड़ता है? आपने पहली बार अपने माता पिता के प्रति इस जिम्मेदारी को कब महसूस किया था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं दोस्तों, आपको ये प्रस्तुति जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और हमें अनुमति दें। धन्यवाद।